Hello and welcome to Smart Eyes Foundation. In this video, we will discuss the pre-secure of 13th of November. जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे वो एक बार आप देख लो. सबसे पहला हमारे पास काजीरंगा नेशनल पार्क. अगर आप बात करो असम की दो सबसे इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में, तो एक तो हमारा काजीरंगा आता है और दूसरा हमारा कामाख्या टेम्पल आता है. तो आज हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क को कवर करेंगे. सेकंड, एक वेटलैंड के बारे में है जिसका नाम है सिरपुर वेटलैंड. थर्ड, वी हैव द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट, जो हमारे पास FAO है, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास है, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसका एक रिपोर्ट आया है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट. उसको अपन कवर करेंगे. देन वी हैव पॉलिटी का एक जजमेंट से हमने एक टॉपिक उठाया, दैट इज़ आर्टिकल 14, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम दिस ईयर. एंड लास्ट वी हैव एक डैम है, मट्टुपेटी डैम के बारे में, राइट. तो ये 5 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और एट द सेम टाइम हमने आपके लिए बहुत से होमवर्क्स भी लेके आए हैं. जैसे आपको अपने स्कूल टाइम में होमवर्क मिलता था ना, सेम वैसे ही आपको यहाँ भी आज से होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा. और वो होमवर्क्स के बहुत से क्वेश्चंस आपको ये लगेगा कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली आया हुआ है, राइट. तो जो 5 टॉपिक हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं. उसके पहले जो हमारा कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसको देख लो. इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना. और इसमें जो स्कीम थी उस स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट, आपको बताना है. एम आई राइट? तो इसके आंसर्स बताना बहुत ध्यान से. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, करेक्ट पूछा गया है इस बार. तो क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क इज और आर करेक्ट. 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं. सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, दैट इज द काजीरंगा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 1974. दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि इट वाज डिजिग्नेटेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007. थर्ड स्टेटमेंट दे रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस. जो वन हॉर्न राइनोसोरस है उनकी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क में. बिल्कुल सही है. ऑलमोस्ट 2/3 जो है पॉपुलेशन राइनोज की, वन हॉर्न राइनोसोरस की, वो यहीं पे लोकेटेड है. सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इट वाज इन द ईयर 1985 जब इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया था. थर्ड स्टेटमेंट इज द पार्क वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. आज का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में केवल 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं. 3 पढ़ लो, बहुत अच्छा, बट केवल 2 पढ़ना है. तो ये पूरा क्वेश्चन हमारे सामने था. आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं. तो जो करेक्ट आंसर है, दैट इज योर ऑप्शन बी. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 1974 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था. 1985 में उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया गया था. और वन हॉर्न राइनोसोरस का लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहीं पे मिलता है. और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है उसने इस एरिया को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया है. अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री सुन लो. हुआ ये कि 1904 के अराउंड 1905 में जो लॉर्ड कर्जन थे, उनकी वाइफ देखने गई थी वन हॉर्न राइनोसोरस. अंग्रेजों के शौक बहुत थे, उसी शौक के बदले ये घूमने चले गए. जब ये काजीरंगा नेशनल पार्क ही मैं बोलूँगा, उस टाइम उसको नेशनल पार्क नहीं बोला जाता था. तो जब वो काजीरंगा पहुँचे तो उनको वन हॉर्न राइनोसोरस दिखाई ही नहीं दिया. तो उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि इसको कंजर्व कीजिए. उसी से, वहीं से इनिशिएटिव की शुरुआत होती है और काजीरंगा नेशनल पार्क आज एक
वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल साइट है जहाँ पे स्पीसीज़ को कंजर्व किया गया है, राइट। तो ये इसके बारे में है। 430 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन होती है वर्न हॉर्न राइनोसोरस की, वो केवल और केवल काजीरंगा में ही मिलती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएटेड विद द काजीरंगा नेशनल पार्क। पहला योर गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट एंड तीसरा योर नगौन डिस्ट्रिक्ट जो है, ये दो डिस्ट्रिक्ट वहाँ से रिलेटेड हैं। ये उसका पूरा का पूरा मैप, यहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्रा और ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स जो आपको दिख रहे थे, राइट। तो यही है। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज अराउंड एक वेटलैंड है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सिरपुर वेटलैंड के बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर करेक्ट। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखो, मैं इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ। सिरपुर वेटलैंड इज लोकेटेड इन इंदौर MP and was recognized as a Ramsar site in 2022। अगर आपको ये पता होगा कि इसका लोकेशन कहाँ है तो मे बी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। सेकेंड स्टेटमेंट, दिस वेटलैंड इज लोकेटेड इन भोपाल, या तो ये स्टेटमेंट सही है या तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, सिरपुर वेटलैंड वॉज क्रिएटेड बाई महाराजा शिवाजी राव होलकर सोनली फॉर इरिगेशन पर्पस। अब ये स्टेटमेंट एकदम लॉजिकल नहीं है, ये स्टेटमेंट देखो गलत है। किसी भी वेटलैंड को, किसी भी वाटर बॉडी को आप केवल और केवल इरिगेशन पर्पस के लिए क्यों यूज़ करोगे, और भी तो कोई पर्पस हो सकता है ना। तो ये जो इरिगेशन के आगे वर्ड आ गया सोनली, इसने सारा गड़बड़ किया है। और उसके बाद लोकेशन उज्जैन के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो करेक्ट आंसर इसका है वो है इंदौर। ये कहाँ लोकेटेड है, इंदौर में लोकेटेड है। रिसेंटली इसको रामासार साइट बताया गया था, इसलिए बनाया किसने था, जो महाराजा शिवाजी होलकर थे उन्होंने इसको बनाया था, राइट। 130 साल के आसपास पुरानी ये वाटर बॉडी है। बर्ड साइट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक सुखनिवास लेक करके है, वहाँ से इसको सोर्स वगैरह मिलता है। तीसरा जो क्वेश्चन है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 रिपोर्ट, इसको किसने रिलीज़ किया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको रिलीज़ किया है FAO ने, ठीक है, FAO ने इसको रिलीज़ किया है। अब इस रिपोर्ट में बहुत सी बातें बताई गई हैं, कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि 1.3 ट्रिलियन का लॉस हो जाता है एज हिडन कॉस्ट। इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर आप एनालाइज करोगे तो 1.3 ट्रिलियन का हमें नुकसान लगता है। और जो 73% लॉस है हिडन कॉस्ट का, दैट इज़ ड्यू टू अनहेल्दी डाइट। या तो पैक्ड आइटम खाते हैं, प्लांट बेस्ड फूड वगैरह हम लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और आपको पता है इससे फिर जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, ये सारी प्रॉब्लम्स आता है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो इसको बनाया गया था 1945 के आसपास, ड्यूरिंग 1945 में इसको बनाया गया था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार दुनिया में जब ग्लोबल फूड चेंज को इम्प्रूव करना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो FAO को बनाया गया था। अब FAO के जो रिपोर्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एम ये है कि जो भी ग्लोबल फूड का इकोसिस्टम है, सप्लाई चेन से लेके अगर कोई क्राइसिस आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उस सब को मैनेज कौन करता है, मैनेज करता है FAO। इसकी जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है, रोम में है, इटली में। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 194 प्लस यूरोपियन यूनियन है। काम क्या करता है, एग्रीकल्चर के इकोसिस्टम को ग्लोबली मैनेज करता है, राइट। चलो, इसके रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपका जो होमवर्क है वो ये है कि बाकी के जो रिपोर्ट्स FAO लेके आता है वो आपको बताना है। अब चलते हैं अपन आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 के बारे में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन आर इनकरेक्ट बताना है आपको। तो जो पहला स्टेटमेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट and it implies the absence of a special privilege for any individual or group. Okay. Second statement,
Equal protection of laws ensures equality of treatment under equal circumstances, both in privilege and liabilities. थर्ड क्या है? Article 14 applies to only Indian citizen and does not extend to foreigners. And Article 4, rule of law as defined by Dicey is a basic feature of Indian Constitution and is linked to right to equality before law. मतलब हमने जितना डिस्कशन किया था अंडर आर्टिकल 14 वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को गलत मत करना, मेरी नाक मत कटाना, बाकी ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में जो भी बताया गया था ये यही था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब लीगल इक्वलिटी है। लीगल इक्वलिटी का मतलब एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? ओनली इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 14 के टेक्स्ट में पर्सन वर्ड अवेलेबल है, सिटीजन वर्ड अवेलेबल नहीं है। तो इट इज़ अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। और रूल ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा, एबी डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ दिया था उसमें से जो सेकंड पैरामीटर है दैट इज़ योर इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो आर्टिकल 14 को बहुत डिटेल में अगर डिस्कस करना है तो सुन लो, आज कर ही लेते हैं। आर्टिकल 14 का जो टाइटल है दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, बट जब आप इसका टेक्स्ट देखोगे तो इसका टेक्स्ट ये कहता है नो कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, मतलब दिस राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन व्हाट इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 का टाइटल भले ही इक्वलिटी बिफोर लॉ है, बट वो बात किसके बारे में करता है? दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि लॉ के सामने सारे लोग बराबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर वाला जो लॉ है वो ये कहता है कि जो भी मर्डर करेगा उसको लाइफ टाइम छोड़ो, उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो ए ने मर्डर अगर किया है और ए अगर एससी हुआ, एसटी हुआ, मेल हुआ, फीमेल हुआ, ट्रांसजेंडर हुआ, रिच हुआ, पुअर हुआ, किसी भी लैंग्वेज का हुआ, किसी भी एथनिसिटी का हुआ, किसी भी कल्चर का हुआ, उसको क्या मिलेगा? डेथ पेनल्टी ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। दिस इज व्हाट इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट आता है, दिस इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रूल ऑफ लॉ से। अब रूल ऑफ लॉ दिया किसने था? रूल ऑफ लॉ दिया था ब्रिटेन का एक जूरिस्ट था, नाम था एबी डाइसी। इसने बताया कि रूल ऑफ लॉ के 3 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? सुपरमेसी ऑफ लॉ। दूसरा क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। तीसरा क्या बताया? कि जो राइट्स है, इन राइट्स का सोर्स कोर्ट होती हैं। इंडिया के केस में पहला दो प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, पहला दो प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, थर्ड वाला प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल बट इट इज़ इन मॉडिफाइड फॉर्म, जहाँ पे ये बताया जाता है कि राइट्स का सोर्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ये आपको याद रखना है। अब यही इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से निकल के आता है? रूल ऑफ लॉ से निकल के आता है। दूसरा जो आर्टिकल 14 के अंदर कॉन्सेप्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात करता है। जैसे आप इसको ध्यान से देखना, अगर इंडिया की सोसाइटी में हमारे पास जनरल कैटेगरी का मेल है, फिर हमारे पास फीमेल है, फिर हमारे पास एससी हैं, एससी विमेन है, फिर हमारे पास एसटी हैं, फिर हमारे पास ओबीसी हैं, फिर हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, फिर हमारे पास ओल्ड एज के पीपल है, फिर हमारे पास चिल्ड्रेन है, फिर हमारे पास रेप की विक्टिम्स या फिर चाइल्ड लेबर या फिर एसिड अटैक के विक्टिम्स हमारे सोसाइटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या जो ये जनरल कैटेगरी मेल है
और जो ये बाकी के ग्रुप्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो एससी है, चाहे वो एससी विमेन हो, या फिर एसिड अटैक की विक्टिम हो, या चाइल्ड हो, या फिर ओल्ड एज का पीपल हो, क्या इनका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस सेम है? आंसर है नहीं सर, इनके डिग्निटी अलग अलग है, इनके चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो जैसे यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स विथ ऑरेंज, सिमिलरली वैसे दो कम्युनिटी, वैसे दो ग्रुप ऑफ सिटीजन, वैसे दो क्लासेस ऑफ सिटीजन्स जिनका सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस सेम नहीं है, आप उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते। आपको जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है, जो हिस्टोरिक डिप्रिवेशंस का शिकार हुआ है, जिन्होंने हिस्टोरिकल डिप्रिवेशन को फेस किया है, इंडिया के केस में एससी एसटी मान लो, दलित्स मान लो, विमेन मान लो, यूएस के केस में आप ब्लैक्स को मान लो, तो इन लोगों को आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या दे पाएंगे? इक्वल प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो इक्वल प्रोटेक्शन के लिए आपको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बट दिस डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का जो ग्राउंड है, दैट मस्ट बी लॉजिकल, दैट मस्ट बी फेयर, दैट मस्ट बी रैशनल। तो ये हमारा आर्टिकल 14 का पूरा डिस्कशन है, और ये एब्सोल्यूट नहीं है। आप इंडिया में देखोगे कि प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या फिर जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनको कुछ कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा मट्टुपेट्टी डैम के बारे में है। ये बताया जा रहा है कि मुन्नार में लोकेटेड है इन इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और दूसरा, दिस डैम इज बिल्ट ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ मुट्टिरापुजा, चंदुवारी एंड कुंडले रिवर्स। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दोनों आंसर करेक्ट है। ये जो हमारी वेस्टर्न घाट का नीचे वाला पार्ट है, उसके हमने आपके साथ रिवर्स वगैरह शेयर किया है। प्लीज़ इस मैप को बहुत इंपॉर्टेंट से देख लेना, आपको ज्योग्राफी के क्लास में कवर भी कराया गया होगा। ये रही हमारी मट्टुपेट्टी डैम, ठीक है। तो ये मुन्नार डिस्ट्रिक्ट वगैरह में लोकेटेड है। जो रिवर्स के नाम बताए गए वो रिवर्स सही है। मोरल ऑफ द स्टोरी केवल इसको जानना नहीं है, ये पूरा का पूरा मैप में जो आपको दिख रहा है ना, आप इसके बारे में पढ़ लेना। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ऑल्सो ट्राई टू पिन द कॉमेंट में, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। और देखो, किसी भी दिन का छोड़ना मत, छोड़ोगे तो कोई खास लॉजिक है नहीं, राइट। ये आपका आज का बहुत सारा होमवर्क के लिए अलग से कॉपी बना लेना। यकीन मानो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है बाकियों के कंपैरिजन में। सबसे पहला नेशनल पार्क ऑफ असम है। असम में जितने भी नेशनल पार्क है आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेना। दूसरा, जो रामासार साइट्स हैं, इनके बारे में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना है कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, इंडिया में कहाँ, और मेंस के पर्सपेक्टिव से इश्यूज वगैरह भी देख लेते हैं। इतना ही 5 क्वेश्चंस आपको कवर करना है रामासार साइट्स के बारे में। पूरी रामासार साइट्स नहीं देखनी, क्या होता है, क्यों होते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ है, रीसेंट एडिशन देखना होगा आपको 5, और इम्पोर्टेंस देख लेना, इश्यूज देख लेना। फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट्स निकालती है, इसको आप लोग करना। आर्टिकल 15 आप लोग पढ़ के आना, हम लोग कवर करेंगे। और जो केरला है स्टेट, इसके इम्पॉर्टेंट रिवर्स देख लेना। एम आई राइट? तो मैं अगले जो भी मार्च के 3rd वीक में एग्ज़ाम होगा, 2nd to 3rd वीक में जो एग्ज़ाम होगा, तब तक ऑलमोस्ट डेली आएंगे हम लोग एक्सेप्ट संडे, राइट। तो आपको बहुत सारा आपका कवर हो जाएगा इन दीज 15, 16, 20 मिनट्स, राइट। आपको बहुत मतलब एकदम रिफ्लेक्शन आएगा वहाँ पे, अरे ये हमने उस दिन के प्री सिक्योर में कवर किया था। एम आई राइट? सो बस आज के लिए इतना ही, अपन कल मिलेंगे 14th of November के साथ, ठीक है। थैंक यू।